नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जी के में। मैं हूँ अजीत सिंह। दोस्त, कल हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। कौन? सूर्यवंश। तो सूर्यवंश तो हमारा खत्म हो चुका है। यानी सूर्यवंश में क्या पढ़े थे कि शेरशाह सूर्य का जन्म कैसे हुआ, कैसे भारत पर आक्रमण किया, मृत्यु कैसे हुआ, उसके बाद उसका शासक लड़का बना, कैसे बना, कौन कौन सा उसने युद्ध लड़ा, पूरी बात आपको बता चुके हैं। और आज सूर्यवंश का क्लास 2 होगा और इस क्लास में जानेंगे कि इसका प्रशासन से संबंधित सारी बात, यानी इसने कौन सा सिक्का चलाया, कौन कौन सा निर्माण कराया, कौन कौन सा कार्य किया, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल क्लास 1 हो चुका है, आज है क्लास 2। कौन सा है? क्लास 2। क्लास 2 है यार। तो सूर्यवंश का क्लास 2, इसमें क्या पढ़ेंगे? तो सूर्यवंश का प्रशासन, या इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हर पॉइंट को अच्छा तरीका से समझते हैं। सबसे पहले दोस्त, कोई भी राजा शासन करता है तो उसको साम्राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? आज हमारा भारत देश है, जो कि मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसने भारत को चला रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनके पास पैसा कहाँ से रहा है? पैसा आने कुछ स्रोत चाहिए। जैसे उनके टैक्स लगाते हैं, देखिए जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्स लगाए हैं जो कि सरकार के खजाने में जाता है, वहां से नीचे बहुत सारा कार्य होता है। वैसे ही हर राजा अपने साम्राज्य को चलाने के लिए टैक्स लगाते थे। तो यहाँ पर जो मुगल सूर्य वंश में जो शेरशाह सूरी को जो राज्य था, जो शासन था, उसमें जो टैक्स का जो साधन था वो क्या था? तो देखिए, उस आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। यानी कि सूर्यवंश जो कि उसका आय होता है, सूर्यवंश का जो आय था, जहां से इनकम होता था, प्रमुख उसका था वो था भूमिकर। यानी भूमिकर यानी जमीन से संबंधित जो भी चीज जमीन में होता था, जो भी पैदा होता था, उसे उससे टैक्स लेता था, टैक्स लेकर के काम करता था। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया। सूर्यवंश में आय का, सूर्यवंश का प्रमुख जो आय का प्रमुख साधन क्या था शेरशाह का? वो था भूमिकर। भूमिकर कितना लेता था भाई? तो उसने भूमिकर 1/3 लेता था, यानी 3 भाग में 1 भाग ही लेता था कर अपने साम्राज्य चलाने के लिए। तो ये हर कोई लेता है। तो सूर्यवंश के में कर कितना था? तो 1/3 था। अब देखिए, इसने क्या किया कि जो भूमि से कर लेता था, तो उसने भूमि नापने का भी एक प्रथा चलाया था। तो उसने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। यानी भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज एवं सन का डंडी, मतलब एक होता है कोई माप करने के लिए डंडा, तो उसने सन का डंडी का प्रयोग करता था या सिकंदरी गज का प्रयोग करता था। तो क्वेश्चन पूछेगा, सीधे पूछता है कि सूर्यवंश में शेरशाह सूरी ने भूमि मापने के लिए कौन सा प्रथा चलाई? तो सीधे सिकंदरी गज या सन का डंडी, कोई एक ऑप्शन रहेगा। और इसने जो उसका जो सिकंदरी गज का जो दूरी होता था माप का, वो देखिए 31 अंगुल या 22 इंच, ये याद रखिएगा, 22 इंच बराबर 1 सिकंदरी गज होता था। तो बहुत सारे, ये देखिए नॉर्मल एग्जाम में डीपली एग्जाम दीजिएगा ना, जैसे सीजीएल वगैरह दीजिएगा, बीपीएससी देने जाइएगा, उस टाइप पूछता है कि 1 सिकंदरी गज बराबर कितना इंच होता है? तो 32 इंच, यानी 32 इंच बराबर 1 सिकंदरी गज। जैसे सिकंदरी गज का प्रयोग करता था, यानी 32 इंच के बराबर एक चलाया था सिकंदरी गज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अपने साम्राज्य में इसने सिक्का चलाया। भाई सिक्का चलेगा तब तो पर कोई चीज मतलब इनकम आय का स्रोत होगा। तो सिक्का चलाया था, 2 सिक्का चलाया। एक चलाया था चांदी का सिक्का, एक चलाया था तांबा का सिक्का। तो जो चांदी का जो सिक्का चलाया था, देखिए शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया, सिक्का चलाया चांदी का। तो चांदी का जो सिक्का चलाया था, उसका वजन था वो 180 ग्रेन था, 180 ग्रेन। और उसने तांबा का जो सिक्का चलाया, उसका वजन 380 ग्रेन था, सीधे 200 ज्यादा। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया तांबा का सिक्का का वजन कितना था? 180 ग्रेन, 380 ग्रेन, 280 ग्रेन, 580 ग्रेन, ऐसे। तो 380 ग्रेन इसको याद रखिएगा। तो सिक्का समझ में आ गया, भूमि समझ में आ गया, कर समझ में आ गया। एक बार रिकॉल करते हैं। आय का प्रमुख साधन भूमि कर। भूमि कर कितना लिया जाता था? तो 1/3%। भूमि को मापने के लिए सिकंदरी गज एवं सन का डंडी का प्रयोग करता था, जिसमें 32 इंच बराबर 1 सिकंदरी गज होता था। शेरशाह ने
तांबा चांदी का सिक्का चलाया जिसका वजन 180 ग्राम था, एवं तांबा का सिक्का चलाया जिसका वजन 380 ग्राम था। यहां तक समझ में आ गया इस पार्ट को। अब इस पार्ट को देखते हैं। देखिए इसने सूचना के लिए गुप्तचर का व्यवस्था का प्रयोग किया था, चलाया था, यानी सूचना के लिए गुप्तचर व्यवस्था बनाया। जैसे कि देखिए किसके साम्राज्य में क्या हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमको गुप्तचर, आपको समझा रहे गुप्तचर व्यवस्था है क्या। अब मान लीजिए कि हम एक नॉर्मली व्यक्ति हैं या हमको किसी से खतरा है, तो हम क्या करेंगे ना कि 4 आदमी को बुलाएंगे। अब सुनो, मेरे बारे में जो कुछ भी बोलेगा कोई, तो पता करते रहना कौन क्या क्या बोल रहा है। लेकिन ऐसे पता मत करना कि तुम मेरे पक्ष से हो, पागल बन के पता करते रहना। अब मेरे को बताना 4 आदमी में खिला पिला रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, और मेरे पास, मैं बोलूँ मेरे पास भी तो बहुत कम आना, रात में मिलेगा तो मौका आना चाहिए, मोबाइल से फोन करना, ऐसे मत आना, नहीं ताकि लोगों को पता ना चले। और मेरे जाकर के अब विपक्ष वही बात करेगा, सुनता रहेगा कौन कौन मेरे बारे में खिलाफ क्या क्या बात कर रहा है। 4 को तो मैं रखा हूँ, पैसा खाना पीना सब दे रहा हूँ, और 4 घूम रहा है चारों तरफ, और जो भी मेरे बारे में बोलेगा ना वो मेरे को आके बताएगा। वही सेम था, यही सूचना के लिए, यानी सूचना पाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था बनाया था कि कौन कौन मेरे साम्राज्य में कैसा चल रहा है। क्लियर है, सूचना की गुप्तचर व्यवस्था बनाया था। इतना ही नहीं, सैनिक को इसने नगद वेतन देता था। दोस्त बहुत सारे पीछे जो हम लोग पढ़े हैं शासक, जिसमें गुप्त सैनिक को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। दिया जाता था वो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े थे, तो यहाँ भी मतलब ये भी नगद वेतन देता था सैनिक को। इसके बाद इसे घोड़े को दागने का प्रथा चलाया ताकि पहचान में आने के लिए इस तो देखिए सैनिक को नगद वेतन देता था, घोड़े को इसने दागने का प्रथा चलाई, एवं सबसे इंपॉर्टेंट सैनिक को हुलिया लिखने का भी प्रथा चलाया था। तो जितना ये 3 है ना, 3 ये 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, तीनों बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रयोग किया, इसने सैनिक को नगद वेतन देता था, और इसने घोड़े को दागने की प्रथा चलाई, तो सैनिक को हुलिया लिखने का ही प्रथा चलाया था। यहां तक समझ में आ गया इसे क्या क्या चलाया था। अब देखिए एक्चुअली ये सासाराम के, तो ये इसके पिताजी सासाराम के रहने वाले थे। मकबरा भी है जो सासाराम में है, इसलिए इसने रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया है। सासाराम रोहतास में पड़ता है ना, तो इसलिए रोहतासगढ़, वो भी वहां रहने वाला है, तो रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने। क्लियर है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। अब देखिए इसने कन्नौज की जगह, माने कन्नौज है उसके पास, इसने शेरसूर नगर बनाया था। कन्नौज की जगह पर शेरसूर नगर बनाया था, अपने खुद अपने नाम से एक नगर बनाया। तो शेरसूर नगर किसने बनाया, शेरशाह सूरी द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह सासाराम में, सासाराम के तो रहने वाला ही था, पिताजी सासाराम के जमींदार थे। इसलिए सासाराम के अंदर एक झील था, सासाराम में एक झील था, उस झील के बीच में खुद का मकबरे का निर्माण कराया था। बताइए कैसा शासक था भाई, पहले ही मकबरा का निर्माण करा दिया मरण से पहले। देखिए यह सासाराम में झील के बीच में स्वयं का मकबरा बनाया था। गजब, ये पहला शासक है भाई। कोई ऐसा करेगा बताइए कि मरण से पहले मकबरा बना दिया, ये मकबरा बना दिया था झील के बीच में। देखिए सासाराम में झील के बीच में स्वयं का मकबरा बनाया था। और इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला कौन सा है, तो देखिए ये वीवीआई, जो जितना ये वीवीआई है ना, इतना ये इंपॉर्टेंट है। इसने डाक प्रथा का प्रचलन किया, और ये दोनों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये दोनों। इसने जीटी रोड का मरम्मत कराया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों, इसको कभी भी मत भूलिएगा। वैसे तो पूरी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा है नहीं परेशान। तो देखिए इसने जीटी रोड का मरम्मत कराया, और इसने डाक प्रथा का प्रचलन कराया था। भाई ये तो गजब क्वेश्चन है दोस्त। जितना बार ये एग्जाम देने जाओ लगभग ये, मतलब कोई भी चीज एग्जाम हो रहा है, एसएससी का एग्जाम हो रहा है, तो पक्का कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा ही। ये चारों क्वेश्चन संबंधित भाई हो नहीं सकता है क्वेश्चन नहीं आएगा। भले आपके शिफ्ट में ना आया अलग बात है, कोई और शिफ्ट में आएगा, लेकिन शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। तो ये और ये
भाई ये ज्यादा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये यदि आप मतलब अच्छा से याद कर लेते हैं ना तो आपको 2 नंबर तो पक्का है इससे। तो दोस्त, जो दोस्त इसकी जो पहला क्लास नहीं देखें सूर्यवंश का, वो देख लीजिए, इसके बाद देखिए और मजा आएगा। तो दोनों वीडियो देख लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, और ये आपको तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, आज हमारा सूर्यवंश भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और हम लोग देखिए मध्यकालीन भारत पूरी तरह से खत्म कर चुके पढ़ करके। और कल जो हमारा क्लास होगा वो होगा, अगर हम चलेंगे आधुनिक भारत में, अरे मॉडर्न हिस्ट्री कल से चलेगा। तो दोस्त, मध्यकालीन भारत खत्म, कल से होगा कौन, आधुनिक भारत। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़े, सभी लोग जॉब पाए, सभी लोग अपना मंजिल को पाए। ठीक है दोस्त, अब कल मिलते हैं एक नई टॉपिक आधुनिक भारत को लेकर के। तब तक दोस्तों, जय हिंद।